2014 टी20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से एक नेपाल क्रिकेट में चेंज आया है, वो चेंज एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे के तौर पर कम है और डेफिनेटली डाउनफॉल की तरफ ज़्यादा नजर आता है। और ये लगातार चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगातार हो रही हैं। आप अगर शुरू के बैन को ले चलिए, बैन को आप हटा भी देते, उसके बाद के फेज की बात करें, जब टीम को ओडीआई स्टेटस मिला 2018 में, तो 2018 से अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने लगातार, जब भी नेपाल क्रिकेट हमने पहले भी कहा था, जब भी थोड़ा सा राइज करने की तरफ बढ़ती है, कुछ पॉजिटिव साइन नजर आते हैं, उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा ब्रेक लगता है, इसकी वजह से 2 कदम नेपाल क्रिकेट जो है वो और पीछे जाता हुआ नजर आता है। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी और ऐसा नहीं है कि एक आध छोटी मोटी चीजें हुई है, लगातार 2018 से ये चीजें देखी जा रही है कि लगातार टीम के साथ कुछ ना कुछ जुड़ी हुई है। तो ये कंसर्न जरूर है, आखिर ये थमेगा कब, ये देखने वाली बात होगी। उनके पीछे रीजंस कौन है और आखिर कब तक थमेगा, कौन इसे रोकेगा, ये सारी चीजें भी इसके साथ सवाल जरूर खड़े करती है। 2018 से लेकर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले एशिया कप के जो रीजनल क्वालिफायर्स थे, वहां पर टीम का इतना खराब परफॉर्मेंस होना कि आप मेन एशिया क्वालिफायर तक नहीं पहुंच पाए, ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट है। क्वालिफायर खेलना अलग, रीजनल क्वालिफायर से तो अलग बात है, लेकिन आप क्वालिफायर भी नहीं खेले, एशिया कप तो अलग बात है, लेकिन आप क्वालिफायर भी नहीं खेल पाए, ये अपने आप से छोटी टीमों ने आपको मात। जी हाँ, कुवैत और सिंगापुर एशिया कप क्वालिफायर खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम नेपाल की बात करें तो एशिया कप क्वालिफायर, रीजनल क्वालिफायर्स में इतना पुअर परफॉर्मेंस, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि आप 2022 में आकर एशिया कप नहीं खेल पाए। उसके बाद एंड सेकंड पॉइंट जिसने वापस से आगे जाती हुई टीम को फिर से 2 कदम पीछे खींच दिया। बिल्कुल, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े प्लेयर का रिटायरमेंट होना। जी हाँ, पारस खड़का जो कि बहुत बड़े उनके नेपाल के सबसे बड़े प्लेयर में हैं, और उनका इस वक्त रिटायरमेंट आना, जब नए नए प्लेयर का इंक्लूजन हो रहा था, नए नए प्लेयर को लाया जा रहा था, तो इसी बीच में इतने कहना होगा कि वो रिटायर हुए, टीम की दिक्कतें शुरू हुई और वहां से यंग प्लेयरों का आना शुरू हुआ। वरना तकरीबन वहां तक तो आप देखेंगे तो विनोद भंडारी भी खेलते थे, शरद भी टीम में मौजूद थे, ज्ञानेंद्र मल्ला भी टीम में थे, तो आप कह सकते हैं जी हाँ, सब एक्सपीरियंस डियो थे जो पहले मैच में भी खेले थे, साथ साथ में पहले ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी थे। लेकिन पारस खड़का के रिटायरमेंट के बाद ये दिक्कत आना शुरू हुई कि नए नए प्लेयर का इंक्लूजन हुआ, ज़्यादा डोमेस्टिक उन्होंने खेला नहीं, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं, तब इससे टीम में उनका इंक्लूजन हुआ और टीम बहुत ज़्यादा मुश्किलों से घिर गई। और ओडीआईज में जो परफॉर्म हुआ उसके बारे में तो खैर आगे बात करेंगे, पर दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा पारस खड़का के रिटायरमेंट के बाद। जी हाँ, और यंग प्लेयर्स जो इंक्लूड हुए वो भी इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थे 50 ओवर में, क्योंकि डोमेस्टिक 50 ओवर का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा टीम को हुई। उसके बाद यहाँ पर अगर अगले पॉइंट की तरफ चले तो वो थे चेंज ऑफ कोचेस। जी हाँ, अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में 3 कोचेस बदल चुके हैं, और अगर आप और पीछे लेके जाएंगे तो शायद 4 कोचेस हो जाते हैं। एक और से उनसे पहले देख सकते हैं, जी हाँ, तो ये 4 कोचेस चेंज हो चुके हैं इस थोड़े से फेस में। और अगर आप 1 साल में देखेंगे पिछले, तो 3 कोचेस बदल चुके हैं, किसी भी रीजन से गए हो, आखिर नुकसान तो टीम का ही हुआ ना। तो जैसे ही टीम, जब लग रहा था डेव एडवर्ड्स सर आए कि थोड़ी एग्रेसिवनेस आई है, अच्छी अप्रोच के साथ टीम खेल रही है, वो चले गए, फिर पीछे 2 कदम पीछे आ गई। फिर उसके बाद पोर्टो सर आए, उनका कार्यकाल इतना खास नहीं रहा, काफी पुअर परफॉर्मेंस हुई, लेकिन एक स्ट्रिक्टनेस के साथ जब तक समझ रहे थे टीम को, उसके बाद वो भी चले गए। और अब मनोज सर आए, तो 1 साल के अंदर अंदर लगभग 3 कोचेस का चेंज होना, ये भी अपने आप में डेफिनेटली सेटबैक है। किसी भी क्रिकेटिंग टीम के लिए सेटबैक ही होता है कि आप एक कोचेस स्टिक टीम के साथ रह नहीं पा रहा। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो सिर्फ कोचेस तक ही नहीं, चेंज ऑफ कैप्टनसी भी हो गया। पिछले 1-1.5 सालों में हमने 3 कप्तान बदलते हुए देखे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इतनी ज़्यादा कप्तानी चेंज हमने देखी है इस टीम में, इससे पता चलता है कि इस टीम में एक ठहराव नहीं है, एक सही आराम से, मतलब अगर कोई कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है तो उस पर बिलीव करना, या फिर कुछ अलग हो जाना है, या प्लेयरों के बीच में कुछ हो जाना है। कप्तान ऐसा कुछ हुआ है, पहले पारस खड़का रिटायर हुए तो वो कप्तान थे, उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला को जिम्मेदारी मिली, लगा कि चलिए अब ज्ञानेंद्र मल्ला टीम को संभालेंगे, तो फिर और दिक्कत खड़ी हो गई, वो भी हट गए इसी बीच में। और वो भी ऐसा नहीं कि हाँ चलिए 2-3 साल कप्तानी की हो, कुछ महीने कप्तानी की और उनको भी जाना पड़ा, कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद संदीप को कप्तान बनाया गया, काफ़ी लंबे वक्त तक रहे कप्तान, थोड़ा जा रहे थे, अच्छा जा रहे थे, बहुत ही अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस एलिगेशन ने उनसे कप्तानी छीन ली।
बिल्कुल। इस चीज ने उनसे ये कप्तानी छीनी और एक और बार जो रिकॉर्ड चल रहा था चेंजिंग का वो फिर से कायम रहा और अब नेक्स्ट कप्तान फिर बनाने की यहाँ पर जद्दोजहद है कैन को और पूरे टीम मेंबर्स को। बिल्कुल, तो चेंज ऑफ कैप्टनसी से लेकर चेंज ऑफ कोच से लेकर पूर्व प्लेयरों का कहीं ना कहीं छोड़ना, लगातार कोई ना कोई चीज ऐसी हर साल या फिर हर 6-6 महीने में हुई है जहां पर सॉलिड ब्रेक लगा है और जो प्रोग्रेस जो आप डेमोक्रेट का आगे की तरफ देखते हैं उसे वो पीछे लेकर चला जाता है। उसके बाद यार अगले पॉइंट कौन सा है? बिल्कुल, अगले पॉइंट की बात करें तो ये तो हद ही हो गई। प्लेयर्स लोगों ने ही अब अपना अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया। बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट जो हुआ था, जी हाँ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें हुई थी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में थे, कुछ नहीं थे, कुछ प्लेयर खुश थे, कुछ प्लेयर नहीं थे। वहां पे जो उस वक्त के कप्तान थे ज्ञानेंद्र बल्ला, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्लेयर का स्टैंड लिया, उस चीज को वो आगे लेकर आए। तो ये एक डिस्प्यूट जो पूरा ओवरऑल हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हुआ ग्लोबल क्वालिफायर से पहले, और जो फिर ग्लोबल क्वालिफायर से पहले ऐसा हुआ एकदम से नए कप्तान बना दिए जाना। और उसके बाद अगला पॉइंट 20 से जुड़ा हुआ है वो है प्लेयर डिस्प्यूट का। फिर ऐसी चीजें आई, पता चला कि काफी सारे प्लेयर जो हैं वो नए कप्तान से नाराज हैं, संदीप से खुश नहीं है कि संदीप ने वहां पर सपोर्ट नहीं किया वगैरह वगैरह, सब चीजें निकल कर आई थी। तो ये सब दोनों पॉइंट एक से जुड़े हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हुआ, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनर डिस्प्यूट भी हो गया टीम्स के बीच में। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान किया ग्लोबल क्वालिफायर्स में भी, उसके बाद आने वाले वक्त में जितने भी मैचेस हुए उसमें भी। अब अगले पॉइंट की बात करें यार तो वो आ जाता है ओडीआई परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही कहा, ये एक और ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल, बहुत ही खराब यहाँ टीम परफॉर्म कर रही है, लगातार कर रही है। और इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में पहले आप देखेंगे तो 50% का 52 तक था। बिल्कुल, बताइए 52 तक था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो गिरता जा रहा है। जब टूर्नामेंट क्लोज आ रहा है, जब आपका मेन इवेंट क्लोज आ रहा है, जब आपको ओडीआई स्टेटस बचाना है, तब नेपाल का जो विनिंग परसेंटेज है वो गिरता जा रहा है बजाय बढ़ने के। बहुत बड़ा कंसर्न, बस बहुत बड़ा कंसर्न है। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि हम टूर्नामेंट के एंड में जा रहे हैं और अपना विनिंग परसेंटेज हम कम करते जा रहे हैं। चाहेंगे हम बड़े 60-65 इस तरीके से हो, बजाय इसके कि 40-35 इस तरीके से चला जाए। ऐसा बिल्कुल ऐसे बचेगा भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो फिर 40-35% तो ओडीआई स्टेटस बचने से भी रहा। जी हाँ, फिर प्लेऑफ में जाएंगे तो वहां पर फिर अगर 35-38% विनिंग परसेंटेज अगर आप प्लेऑफ में जाते हैं तो वहां पर आपको जर्सी जैसी टीमों का सामना करना है, तो वहां पर फिर दिक्कत होगी। और जर्सी जैसी टीमों का नामीबिया, यूएई, ये लोग भी तो वहां पर मौजूद होंगे, तो टफ कॉम्पिटिशन हो जाएगा। 50% विनिंग परसेंटेज था, अब ग्राफ देखकर आ गया है 43-44% के आसपास। आने वाले वक्त में जैसे हम देख रहे हैं बॉलिंग की थोड़ी हालत अब खस्ता हो रही है संदीप के अलावा, तो क्या पता, देखना होगा क्या कुछ होता है। तो ये भी एक सॉलिड ब्रेक बहुत लगा है। कोई और पॉइंट यार नजर आता है? ऑलरेडी काफी पॉइंट्स हमने गिनाए हैं जो पिछले 3-3.5 साल में इतनी ज्यादा जो चीजें घटी हैं नेपाल क्रिकेट में, वो डेफिनेटली टीम को आगे तो लेकर नहीं गई है, पीछे ही खींच कर लेकर आई है। और ये जो लास्ट पॉइंट देखा था संदीप का केस ही, बिल्कुल संदीप की केस की बात करें और तो बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ा झटका है। इससे टीम की मेंटेलिटी पे भी फर्क पड़ा है। टीम के जो प्लेयर हैं उन पर भी, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 अभी होता, अभी रिसेंटली होता, इसी सितंबर महीने में, ये जो अभी चल रही है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, यही मान लीजिए नेपाल की सीरीज होती तो बहुत असर करता, बहुत ज़्यादा असर करता। आप खुद देखते कि कैसे इसका असर डायरेक्टली टीम पर पड़ रहा है, टीम परफॉर्म कैसा कर रही है, उसका असर डायरेक्टली यहाँ पर था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े बॉलर थे, एक कप्तान थे टीम के इतने बड़े, तो अगर मिडिल ऑर्डर्स की जान थे। जब बिल्कुल सही कहा आपने, इतने बड़े टीम प्लेयर का इस तरीके से एलिगेशन कर बाहर होना, अब तो ये बहुत बड़ी, एक बहुत ही बड़ी झटका, बहुत बड़ा झटका है टीम के लिए, बैड न्यूज़ है और बहुत पीछे धकेल देता है ये टीम को बजाय आगे जाने। बिल्कुल, क्योंकि अब तक हम क्या लगातार देखते थे कि बॉलिंग कहीं ना कहीं नेपाल की स्ट्रेंथ रही है लगातार, और रही भी है। काफी सारे मैचेस जो है बॉलर्स ने कम स्कोर पे रोका, तो बैट्समैनों का भला जिन्होंने उससे भी कम पे ऑल आउट होकर स्कॉटलैंड दौरे में भी जो जीत हासिल हुई वो आपको ही पता है किन की वजह से हासिल हुई है, जब उन्होंने 130-40 पर पूरी टीम को स्कॉटलैंड के ऑल आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स का अच्छा था, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर खड़ी हो गई है कि सोमपाल करें तो अपना कोटा जरूर डालेंगे और वो अच्छा भी कराएंगे, लेकिन दिक्कत हो जाएगी ये जो 20 के बीच के 30 ओवर हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस 30 ओवर में आपको आपके खिलाफ पीएनजी भी रन करता हुआ नजर आ सकता है, और नामीबिया, यूएसए, यूएई, स्कॉटलैंड वगैरह तो और बड़ी टीमें हो जाती है। तो ये तो और बड़ा वाला सेटबैक था। आप खुद देखिए पिछले 3-3.5 सालों में कितना कुछ टीम के साथ हुआ है। जब भी लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अभी जब सब चीज मनोज सर आए, संदीप जुड़े, केन्या का दौरा हुआ, 5-0 में 3-2 से टीम जीती, उसके बाद रोहित स्टार्टिंग कप्तान बने, ठीक ठाक चला, सब कुछ लगा था कि अरे यार अब बहुत सही जा रहा है, मनोज सर को थोड़ा बहुत देखने को मिल गया, सारा
सारे प्लेयर्स को वो समझ गए, परख गए और अब अचानक से ये सारी चीजें, फिर संदीप का केस आ गया, अचानक से फिर से अगर आप देखेंगे तो वापस से 2 कदम पीछे नेपाल क्रिकेट पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना सबसे बड़ा मेन बॉलर खो दिया और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट नेपाल T20 लीग का कॉल्ड ऑफ भी हो जाना। बिल्कुल, ये तो अब क्या बोला जाए, और अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म यंग प्लेयर्स के लिए बहुत दुख होता है जो वहाँ कुछ साबित करना चाहते थे, कुछ अपने आप को प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहते थे, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनको तो चलिए मैचेस मिल जाएंगे, ज़रूर उम्मीद होगी कि आगे जाके ज़रूर मैचेस खेलेंगे वो लोग। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 है, उससे पहले वो कोई ना कोई प्रैक्टिस मैचेस खेल लेंगे। लेकिन जो वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर हैं, जो आना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनका क्या? वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ खेलेंगे, वो कहाँ साबित करेंगे अपना टैलेंट कि उनके अंदर कुछ है, दमखम है? खत्म, उनसे ये वापस छीन लिया गया, सब वेस्ट हो गया उनका। बहुत ज़्यादा वो सैड होंगे इस वक्त, जो वो सब डोमेस्टिक प्लेयर्स, पता नहीं क्या होगा उनका। बिल्कुल, डेफिनेटली उनको यही जब प्लेटफॉर्म मिलता है, जब वो अपने पूरे लाइमलाइट में आते हैं, फिर एक्सपोजर के साथ आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपना डिसअपॉइंटमेंट है। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि दिसंबर में चीज़ें होती हैं कि, क्योंकि दिसंबर में आप कह रहे हैं दिसंबर में करा सकते हैं, लेकिन 6 दिसंबर से लंदन प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। ये जो श्रीलंका के इतने सारे प्लेयर्स आपने लिए थे, वो सब तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को फिलअप कर देंगे। तो देखना होगा कि चीज़ें कैसे घटती हैं। और फ्लड लाइट्स वाली बात भी जो आपने कही थी, वो टाइम पर पूरी हुई नहीं, ग्राउंड्स रेडी नहीं हुए हैं और बारिश की वजह से काफ़ी मैचेस कॉल्ड ऑफ हुए। और बहुत सारे कुछ ऐसे फैंस भी जिन्होंने कहा कि नहीं चलिए सही हुआ, बारिश की वजह से मैचेस धुल जाते वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है, चलिए सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप उन लड़कों से जाकर पूछेंगे जो यंग लड़के जो CPL में थे, NPL में थे और उनको इंतजार था इन मैचेस का, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। वो हम आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हम आपसे मैचेस देखते हैं, जो खेलते हैं, जिन्होंने अपना करियर दिया है, जिन्होंने अपनी फैमिली से लड़कर कहीं ना कहीं अपने इस करियर में आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इस करियर में कुछ 1-2 साल और दीजिए, मैं आपको रिजल्ट्स ला के दूंगा। उनके लिए 3 महीने क्या 3 दिन लेट भी होना बहुत तगड़ा झटका। ये आप नहीं समझेंगे कि आप उन एकेडमिक लेवल पे प्रैक्टिस या फिर मैचेस नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई वगैरह सबको आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उनका प्रोफेशन क्रिकेट ही है। वो 3 महीने नहीं 3 दिन में पीछे हुआ ना, उनको डिसअपॉइंट हुआ। एक बार उनसे जाकर आप जरूर पूछेगा कि कितना। और फिर एक चीज़ और है यार कि एक फिर वो बादल जिसे हम कहते हैं, खतरे के बादल मंडराते हैं, उन्हें ये भी लगेगा पता नहीं है दिसंबर में भी होगा या नहीं। बिल्कुल, और कहाँ से देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहता है क्लियर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर से लेकर आई थिंक फरवरी की 3 या 4 सीरीजेस हैं होल्ड पर है। अगर आप स्केड्यूल निकाल के देखेंगे तो होल्ड पर है, तो कहाँ से होगा? मुझे तो लगता नहीं है कि अभी इस साल होने से रहा है। नेक्स्ट ईयर ही इसका कुछ डेट निकलेगा तो निकलेगा। फॉल्स डेट ही नजर आते हैं, क्योंकि लंकन प्रीमियर लीग है और मोस्टली तो सब श्रीलंका से प्लेयर थे, तो कहाँ से आएंगे? फिर लगता तो नहीं है, फॉल्स डेट ही लगता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस उम्मीद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ बेहतर जरूर हो, और जब बेहतर हो तो पूरी तरह से बेहतर हो, फिर कोई ब्रेक ना लगे। बहुत अफसोस होता है कि ब्रेक लगती है तो जो नेपाल क्रिकेट का जो इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, वो वापस से 2 कदम पीछे जाता है। तो जब टीम फिर से 2 कदम आगे चलती है तो ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं, ये भूल जाते हैं कि 2 कदम हम पीछे भी तो चले गए थे, तो जहाँ ही है वहीं वापस घूम फिर के टीम पहुंच जाती है। अफसोस जरूर होता है, यंग टैलेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन टैलेंट्स नजर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।